हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इनकम टैक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे किसी भी स्टेट की एग्जाम ले लो, अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर होगा तो इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ तक वो इसमें से संभावना रहती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए आपको इसको चैप्टर को अच्छे से ध्यान करना है। अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से याद होंगे ना, तो आप इस चैप्टर को ईजी वे में कर लोगे। इसलिए इनके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको मैं पहले कराऊंगा, तो उन कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, ढंग से देखना है और उनको ढंग से याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। जैसा कि अपना जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सैलरी से रिलेटेड क्या होगी, अपनी बातें होगी। तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि सैलरी होती क्या है। तो देखो, कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं पे कार्य करता है तो उसके काम के बदले में एम्प्लॉयर उसको क्या देता है, कोई भी अमाउंट देता है, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, सैलरी बोलेंगे। और जो उसको जो सैलरी रिसीव हो रही है वो उसकी इनकम है। और इनकम कहाँ से रिसीव हो रही है, उसको सैलरी से, तो इसको अपन बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसकी जो प्योर डेफिनेशन क्या होगी कि एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इज कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस इज कॉल्ड सैलरी। यानी कि एम्प्लॉय की जो भी क्या होगी सर्विस होगी, उसके बदले में एम्प्लॉयर उसको जो अमाउंट देता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। देखो, सैलरी क्या होती है इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों के घर में भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो जॉब पे जाते होंगे। जैसे आपके पापा वगैरह हुए, चाचा वगैरह हुए, या फिर कोई भी रिलेटिव्स जो कहीं पे जॉब करते हैं, यानी कहीं पे कार्य करेंगे, तो उनके काम के बदले में जो उनको अमाउंट रिसीव होती है ना, उसी को अपन सैलरी बोलते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। लेकिन देखो, जो सैलरी होती है ना, जो अपन किस चीज़ को सैलरी मानेंगे और किस चीज़ को सैलरी नहीं मानेंगे, इसके बारे में भी आपकी बुक में डिटेल से बता रखा है। तो देखो, बुक आपको इसे बोलती है कि सैलरी अपन उसी को मानेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का क्या होगा, रिलेशन होगा। यानी कि एम्प्लॉय कोई कार्य करेगा, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगी उसी को अपन सैलरी मानेंगे, और वही क्या होगी, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा ना, वही इनकम क्या होगी, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब आता है कि भाई सैलरी है, इसका बेसिक ऑफ चार्ज क्या होता है। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि बेसिक ऑफ चार्ज सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग क्या होता है सैलरी का। तो देखो, जो मैं आपको दो बातें बताऊंगा, इन दोनों बातों में से जो भी पहले होगी ना, उस वही क्या होगा, आपका बेसिक ऑफ चार्ज होगा सैलरी का। देखो, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से ए और बी में से जो भी पहले होगा ना, वो क्या होगा, अपना बेसिक ऑफ चार्ज होगा। ए में तो आता है आपका क्या, सैलरी ड्यू एज ऑन, और सेकंड आता है आपका बी में, सैलरी रिसीव्ड एज ऑन। इन दोनों में से आपकी जो भी चीज़ पहले होगी ना, उसी को अपन मानेंगे बेसिक ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है, देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँ कि जो सैलरी पे जो टैक्स लगाते हैं ना, उसकी देखो दो बातें हैं कि भाई सैलरी कब ड्यू हो रही है और सैलरी कब रिसीव हो रही है। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी ना, वही अपन मान लेंगे। देखो, ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि एम्प्लॉय दो ही होते हैं, एक तो होता है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है आपका प्राइवेट एम्प्लॉय। तो देखो, इनकी जो सैलरी होती है ना, इनकी कैलकुलेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, तरीके हैं कि भाई इसकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक चालू होती है और इसकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक चालू होती है। तो देखो, पहले मैं बात करूँ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो देखो इसकी स्टार्ट होती है मार्च से लेकर फरवरी तक, है ना। तो इसकी जो सैलरी होती है, मतलब 12-12 महीने की कैलकुलेशन करेंगे तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है मार्च से लेकर फरवरी तक। जब आप क्वेश्चन करोगे तब इसको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आपको मार्च से लेकर फरवरी तक चलनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट एम्प्लॉय की, तो इसकी आपकी जो कैलकुलेशन करनी है 12 महीने की, वो आप करोगे अप्रैल से लेकर मार्च तक की। देखो, इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मार्च से फरवरी तक होती है और प्राइवेट एम्प्लॉय की आपकी अप्रैल से मार्च तक होती है। दोनों में 12-12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, इनके सैलरी के जो मंथ्स है ना, ये अलग अलग क्यों है। तो देखो, इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो देखो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको जो सैलरी मिलती है, अभी जो मंथ चल रहा है ना, इस मंथ की सैलरी उनको नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में मिलती है। तो इसलिए जो इनकी कैलकुलेशन है ना, वो अपन मार्च से फरवरी तक करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट एम्प्लॉय की, तो प्राइवेट एम्प्लॉय को सेम मंथ की सैलरी सेम मंथ की लास्ट डेट को मिल जाती है। तो इसलिए उनकी कैलकुलेशन तो उसी मंथ से होती है, इसलिए इनकी कैलकुलेशन अपन अप्रैल से लेकर मार्च तक कर लेते हैं। अब देखो, अपन बात करते हैं पे स्केल की, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेड पे। तो देखो, जब भी आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे आपको, अगर मान लो आप किसी भी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करती है, तो वहाँ पे आपको वो एक पे स्केल बताते हैं कि आपकी सैलरी इस तरह से बढ़ेगी और ये रहेगी आपकी सैलरी, मैक्सिमम मिनिमम सब आपको बता देते हैं। तो देखो, इसका आपको ध्यान में रखना है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक पे स्केल, इसमें मैंने लिखा है 15,000 डेज, 400 डेज, 19,000 डेज, 800 डेज, 23,000। तो देखो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब कोई भी एम्प्लॉय गया, मतलब आप लोग कहीं कंपनी में गए इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे आपको ये वाला पे स्केल बताया कंपनी ने। तो ये कंपनी ये बोलना चाहती है कि आपकी जो स्टार्टिंग है सैलरी की, वो आपकी 15,000 से स्टार्टिंग रहेगी। और आपको क्या मिलेगी, हर साल जो कंपनी होती है वो आपकी हर साल क्या करता है, एनुअल क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है आपकी सैलरी में। तो जो इसे बोल रहा है कि आपकी स्टार्टिंग में तो 15,000 से स्टार्ट होगी, लेकिन हर साल आपके हम 400 400 रुपये बढ़ाएंगे। ये क्या होता है, ये साल भर में क्या होता है, बढ़ाते हैं।
ये जो पे स्केल होता है ये साल भर का क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 15,000 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी स्टार्टिंग वाले डे दिन, फिर आपकी 400 हर साल बढ़ती रहेगी। और ये 400 आपके तब तक बढ़ेंगे जब तक आपकी सैलरी 19,000 तक नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी सैलरी 19,000 हो जाएगी उसके बाद में आपके 800 रुपये बढ़ने चालू हो जाएंगे हर साल। हर साल आपके 800 बढ़ेंगे, और ये तब तक बढ़ेंगे जब तक कितने नहीं हो जाते, 23,000 तक। और ये जो 23,000 इन्होंने लास्ट में दिया है, ये आपकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी। यानी कि आप जितने भी साल उस कंपनी में काम करोगे ना, आपकी मैक्सिमम सैलरी 23,000 रुपये रहेगी, उससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो ये होता है आपका पे स्केल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट साल में आपकी सैलरी रहेगी 15,000, सेकेंड साल में आपकी सैलरी हो जाएगी 15,400, थर्ड जो ईयर होगा आपकी, उसमें आपकी हो जाएगी 15,800, फिर फोर्थ ईयर में हो जाएगी आपकी 16,200। ऐसे करके आपकी सैलरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 19,000 होते ही आपकी सैलरी 800 रुपये बढ़ने से स्टार्ट हो जाएगी। यानी फिर आपकी 19,800 हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। इस तरह से आपका क्या होता है, ये पे स्केल होता है। अब देखो, मैंने आपको जो ग्रेड पे और पे स्केल के बारे में बताया ना, इसको क्या रखना है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे ही काम आएगा। क्योंकि उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर पे स्केल देंगे आपको, और आपको क्या करनी होगी, उनकी कैलकुलेशन करनी होगी। काफ़ी ईजी चीज़ें क्वेश्चन आएंगे इसके, आप ईजी वे में कर लोगे। बस इसको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कैसे क्या करना है। और आपका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके क्या होंगे, और अच्छे से क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी इस चैप्टर में, सबसे ईजी चैप्टर आपका। मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट याद कर लिए होंगे तो। अगर आप केवल कॉन्सेप्ट भी याद करके जाते हो ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, उनको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि सबसे ईजी है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आने वाली कुछ क्लासों में। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर रखने हैं। अब देखो, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। एक देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट में। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, देखो, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का आपको कैसे ध्यान में रखना है। देखो, एक तो क्या रखना है आपको, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो ईयर चल रही है ना, आपको उसको ध्यान में रखना है। जैसे अभी 2021 चल रही है ना, 2021 चल रही है, अपन ऐसे मानते हैं, है ना। तो 2021 चल रही है, तो अगर आपको बोले भाई प्रीवियस ईयर की आपको कैलकुलेशन बताओ, भाई प्रीवियस ईयर कौन सी होगी, तो देखो, एक तो जो चली गई यानी प्रीवियस यानी जो चला गया, तो प्रीवियस कौन चला गया, 20 प्लस, और अभी जो चल रहा है करंट में वो ले लो, ठीक है। सेम है चीज असेसमेंट ईयर के लिए बोले तो असेसमेंट ईयर यानी आने वाला ईयर, तो एक तो जो चल रहा है वो ले लो 21, और साथ में कौन सा ले लो आप, 22 ले लो। तो आपको क्या करना है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन में 3 साल का क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो चला गया वो, एक जो चल रहा है वो, एक आने वाला साल, है ना। यानी कि 20, 21, 22, 3 साल का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आपके असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की क्या जाएगी कैलकुलेशन, ईजी वे में आप कर लोगे। अगर मान लो अभी साल चल रहा होता 2020, तो मेरे को बताओ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब अपन बात करते हैं, जो अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो उस टाइम अपने को एक फॉर्मेट बनाना होगा। यानी कि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस टाइम अपने को फॉर्मेट के रूप में इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना रहेगा। तो वो फॉर्मेट आप कैसे बनाओगे, तो फॉर्मेट आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपको इस फॉर्मेट को ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर ही ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ सैलरी, और फिर आपको लिखना है आगे जिसकी भी सैलरी, यानी क्वेश्चन आपको देगा मिस्टर एक्स वाई वगैरह जो भी देगा, उसका आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। नीचे लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर हो आपको उस असेसमेंट ईयर को आपको वहाँ पे मेंशन करना है। अब देखो, फॉर्मेट आपको ऐसे ही बनाना है जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये शॉर्ट फॉर्मेट है। इसमें क्या होगी, कुछ चीज़ें इंक्लूड होगी। जब अपन जो क्या होगा, जो क्वेश्चंस देगा वो चीज़ें आपकी क्या होगी, इसमें इंक्लूड होगी। तो इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्मेट है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब आपका कंप्लीट फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें लिखा हुआ आपका बेसिक सैलरी, तो सबसे पहले आएगी आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी की कैसी कैलकुलेशन करनी है, ये आगे अपन क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि बेसिक सैलरी की जब अपन कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे आएगी आपकी, है ना। क्वेश्चन देगा तो वहाँ पे अपन करेंगे। फिर आते हैं आपके जो टैक्सेबल अलाउंसेज आए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आए, परक्विजिट्स फैसिलिटी आई, प्रोविडेंट फंड आई, इनके बारे में अपन आने वाली क्लासों में जानेंगे। इनका अलग से क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है, तो उनको अपन आने वाली क्लासों में जानेंगे। काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार में आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो इनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब इन सबको अगर अपन जोड़ देंगे तो अपना क्या आएगा, ग्रोथ सैलरी आ जाएगी। तो अपन क्या लिख देंगे, फिर ग्रोथ सैलरी लिख देंगे। जब अपनी ग्रोथ सैलरी आ जाएगी तो इस ग्रोथ सैलरी में से आपको क्या करना है, कुछ डिडक्शन है उनको आपको लेस करना है। और जो डिडक्शन आप जो लेस करोगे, वो डिडक्शन आप लेस करोगे अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। तो देखो, अंडर सेक्शन जो 16 है, ये इसमें क्या है, आपको 3 डिडक्शन दे रखी है, और तीनों डिडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो 3 डिडक्शन है, 3 में फर्स्ट आती है 16IA। ये जो IA है, ये अपने को बोलती है कि ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और इसमें आपको जो मिलती है वो मिलती है अप टू 50,000 तक। यानी कि आपको जो डिडक्शन मिलती है वो 50,000 रुपये तक की आपको मिलती है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, इसमें आपको 50,000 रुपये तक की क्या मिलती है, छूट मिलती है।
सेकंड आती है आपकी 16 सेकंड, ये होता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर जो भी आपको एम्प्लॉय दे रखा है अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा ना तो ही आपको ये लिखना है, अदरवाइज आपको इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आपको मैं आगे जब अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। थर्ड आता है आपका 16 थर्ड, इसमें आते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट। अगर टैक्स जो आप है ये अगर एम्प्लॉय ने पे किया हुआ ना तो ही आपका ये आएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसने पे किया है, एम्प्लॉय ने पे किया है, तो इसकी भी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये है अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग 3 डिडक्शन है। तीनों डिडक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तीनों डिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपन आगे देखेंगे जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पे क्या होगी, लेस होगी ग्रोस सैलरी में से। तो ये था अपना कंप्लीट फॉर्मेट। लास्ट में अपने को क्या लिखना है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी अपनी आ जाएगी। इन सबको अपन सोल्व करेंगे तो इस तरह से अपना क्या होगा, पूरा क्या होगा, फॉर्मेट क्लियर होगा। और नीचे आपको क्या बनाने होंगे, वर्किंग नोट भी बनाने होंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आप निकालोगे उसके लिए आपको क्या निकालने होंगे, वर्किंग नोट भी बनाने होंगे। तो इस तरह से अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक क्लियर किया है कि भाई सैलरी क्या होती है, सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। अपन ने फॉर्मेट देखा है, असेसमेंट या प्रीवियस ईयर के बारे में जाना है, बेसिक पे ग्रेड पे के बारे में जाना है, और अपन ने जहाँ तक वो बेसिक चीज़ें क्या की है, कवरअप की है। अब देखो आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में आपको प्रोवाइड करवाया है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं आता तो कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, जो अपन ने आज जो टॉपिक्स कवर किए हैं, 5 टॉपिक, उन्हीं से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अपन इसको सोल्व करेंगे। अब जो आने वाली जो क्लासें होगी उसमें अपन अलाउंसेस के बारे में जानेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, परक्विसिट्स फैसिलिटी जो है इनके बारे में जानेंगे, और प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। तो आने वाली क्लासों में ये सब अपन जानेंगे और फिर अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज़ें आपको इस क्लास में बताई गई है उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद करना है। आज की क्लास में 5 से टॉपिक अपन ने क्लियर किए हैं और छोटे छोटे क्लियर किए हैं, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुरंत आपका क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा और आप लोगों को समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो काफ़ी इजी चैप्टर है, आप इसमें क्या ला सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में आगे की जो चीज़ें बची है उन चीज़ों के साथ में।